हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का 9th चैप्टर जो है हाइड्रोजन, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जो है जल। तो जल के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, जल से बहुत तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए इसमें कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चलिए आगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे और जितने भी मैं क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करने के लिए कहूँ, विशेषकर उस जो टॉपिक है उसको नोट डाउन कीजिएगा और प्लस उसी समय याद करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि देखिए जो जल है, तो याद रखेंगे जो जल है ना वो हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड होता है, ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है H2O है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है कौन, जल। तो पहला हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे विशेषकर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे 3 हमने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला हमारा पॉइंट्स क्या है कि जो जल होता है वो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्साइड होता है। पहली बात आप समझ गए। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जल में O समानुपाती जो H समानुपाती जो क्या है O है, उसका भारात्मक अनुपात 1:8 होता है। मतलब हाइड्रोजन संबंधी जो ऑक्सीजन है इसका भारात्मक अनुपात क्या होगा, 1:8 हो जाएगा। अब कैसे होगा थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं H2O है, अब इसका भारात्मक अनुपात हमें निकालना है, भारात्मक अनुपात इतना होता है। तो देख लेते हैं जी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, भारात्मक निकालना है ना, परमाणु भार 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया। और इसकी संख्या हाइड्रोजन की कितनी है, 2 है, तो 2 से हम गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसका निकल गया, हाइड्रोजन का निकल रहा है। अब फिर से ऑक्सीजन की संख्या, अगर यहाँ पे हम संबंध का चिन्ह दे दें, जैसे H2O है, H2O, तो इसमें H2 अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 लिख दिया, और इसकी संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 से गुणा करा देंगे। फिर से ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और इसकी संख्या कितनी है, 1 मात्रा में है, तो 1 से हम गुणा करा देंगे, 1 से हमने गुणा करा दिया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बन रहा है समानुपाती, ये क्या बन रहा है, 16 बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अगर 2 एकम में 2 और 2 8 16, मतलब 2 एकम में 2 और 2 8 16, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो H2O का जो भारात्मक अनुपात है, H2O का जो भारात्मक अनुपात क्या है, 1:8 है कि नहीं है, बिल्कुल है भैया। तो वही बात हम कह रहे थे कि जो जल में H और O का भारात्मक अनुपात 1:8 होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे H और O लिखे हैं, यहाँ पे H2 लिख दिए हैं। अरे भैया H मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितनी मात्रा में जल में है, 2 ही मात्रा में ना, तो हम 2 ही तो लेंगे। चलिए जिनको समझ में आना चाहिए उनको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा कह रहा है कि जल में H और O का आयतनात्मक अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। सिंपल सा है कि H2O है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 1 संख्या है तो 1 होगा, 2:1 है कि नहीं है। तो वही कहा जा रहा है H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आयतनात्मक अनुपात होता है या संबंध होता है वो 2:1 होता है। इतनी बात समझ के आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फिर से यहाँ पे कह रहा है कि जल मतलब जो जल का स्रोत। अब जल का क्या कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो जल का यहाँ पे हम मुख्यतः 3-4 स्रोत लिख दिए हैं। पहला होता है कुआं, समुद्र से, फिर से नदी से, वर्षा से। इन सभी से जल मिलता है कि नहीं, कुएं से भी हम निकालते हैं, वर्षा जब होती है, बारिश होती है तभी निकलता है, समुद्र से भी पानी निकलता है, नदी से भी हम पानी को ले सकते हैं, इत्यादि और भी हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। तो ये तो पहले हमने बेसिक डिस्कस किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये जो है ना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक जैसे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल का भारात्मक अनुपात कितना होता है। अब वहाँ पे ये संबंध आपको दे देगा, तो इसी तरीके से आपको याद रखना है।
अगला आता है हमारा कि जो यहाँ पे लिखा गया है, अब देखिए यहाँ पे इसी से हमें सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। यहाँ पे कह रहा है कि H मतलब जो जल है, जल का फॉर्मूला है H2O का अणु की संरचना। H2 है मतलब जो जल है उसके अणु की संरचना में बनानी है। तो देखिए सिंपल सा है, जल का अणु क्या होता है, H2O होता है, यही ना होता है ये अणु। अब बात को अगर हम समझें, इसकी हम संरचना बनाएं तो ये क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन है और इसके दो ये हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये संरचना बन गया। अगर हम देखें तो थोड़ा सा अगर हम समझें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हाइड्रोजन का एक ही परमाणु क्रमांक होता है, तो 1s1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का करें तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है ना, तो 1s2 2s2 और 2p क्या जाएगा, 4 जाएगा, यही नहीं जाएगा जी, 1s2 2s2 2p 4 जाएगा, ठीक है ना, 8 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें एक कक्षा तो ये हो गई और ये दूसरी कक्षा ये है, दूसरी कक्षा ये है। और यदि हम ऑक्सीजन में देखें तो दूसरी कक्षा में आपको देखिए 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 बॉन्ड मतलब 2 क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक जो क्या है, जो यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है, बंध बनाया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देखिए 4 तो यहाँ पे हमने दिखा दिया, 1 2 3 4 ये दिखा दिया, ये 2 है ना, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इन दोनों के साथ मतलब बॉन्ड पेयर बना लेते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में संयोग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का। तो जैसे ही संयोग करेंगे इलेक्ट्रॉनों का, तो अगर आप बात को समझें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में बंध बना लेंगे इस तरीके से। परंतु एक यहाँ पे दिक्कत ये आता है कि मतलब हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसीलिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जो बॉन्ड पेयर हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर झुके हुए होते हैं। ये मध्य है, इससे दिख रहे हैं ना, ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन है, इसके भी ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन है। तो इतनी बात आप समझ गए। तो ये जो संरचना किसकी बन गया है, H2O जो जल है इसकी संरचना यहाँ पे बनाया हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे कि जो ये दोनों हाइड्रोजन है, इनके बीच दोनों हाइड्रोजन में ये जो बंध बन रहा है, तो इन दोनों के बंधों का, इन दोनों बंधों का, ये दोनों बंधों के बीच में जो कोण बनता है 104.5 का बनता है। इनके बीच का जो कोण बनता है 104.5 का बनता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे विशेषकर, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और एक एक बात को हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे कि ये जो बंध की लंबाई, ये जो आपको बंध की लंबाई दिखाई दे रही है वो 95.7, याद रखेंगे ये जो बंध की आपको लंबाई दिखाई दे रही है 95.7 पिकोमीटर होता है, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच ये जो बंध बन रहा है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 95.5 क्या होती है, पिकोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चल रहा हूँ, उसको याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि मतलब यहाँ पे बंध की हम ऐसे लिख सकते हैं कि बंध की जो लंबाई है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, जो बंध की लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 95.5 पिकोमीटर। इतना आप याद रखेंगे। फिर से यहाँ पे एक याद रखेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, ठीक है ना। अब बॉन्ड पेयर इसमें कितना है इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा है कि बॉन्ड पेयर अगर हम पूछे कि बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितना है, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर, तो जो बॉन्ड पेयर अगर हम देखें तो यहाँ पे बंध किसके किसके, एक तो ये बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर है,
मतलब बॉन्ड पेयरों की संख्या कितनी है? 2 है। 2 है कि नहीं? एक ये वाला एक ये वाला, दो बंद क्या है? बंद युग्म है जिसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि बंद युग्मों की जो संख्या है जिसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं उसकी संख्या कितनी है? 2 है। अब लोन पेयर हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच लोन पेयर कितना है। यहाँ पे लोन पेयरों की संख्या भी कितनी है? 2 है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे, जिसे हम हिंदी में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। जिसे हम लोन पेयर कहते हैं। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? तो देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है। 2 ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना। तो युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो एक तो जोड़ा ये वाला है, एक जोड़ा ये वाला है इलेक्ट्रॉनों का। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। तो एक इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा, 2 जोड़े हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कितने? 2 हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात समझ गए कि बंद की लंबाई 95.5 पिकोमीटर है। फिर से यहाँ पे बंद युग्म, बंदों की जो संख्या है बॉन्ड पेयर है 2 है, लोन पेयरों की संख्या 2 है। तो यदि यहाँ पे कह दिया जाए कि कक्षक कितने हैं, मतलब H2O में, मतलब जो जल के अणु में कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो कक्षकों की संख्या 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो 2 2 4, तो इसकी मतलब 4 क्या हो गए? कक्षकों की संख्या हो जाएगी। सिंपल सी है। अब यहाँ पे अगर कोई पूछ दे कि संकरण क्या होगा, अगर हमसे कोई पूछ दे कि संकरण तब क्या होगा H2O में, H2O का संकरण क्या होगा, तो संकरण हम क्या बताएंगे? 4 कक्षक है, तो एक तो होगा S का और 3 होगा P का। तो sp3 क्या हो जाएगा? H2O का संकरण हो जाएगा। और यहाँ पे ये याद रखेंगे, जो आकृति होती है, आकृति होती है वो V रूपी होती है। क्या होती है? V रूपी होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये V का जस्ट उल्टे टाइप का बना हुआ है ना, तो V रूपी होती है आकृति, ठीक है ना। चतुष्फलकी नहीं, V रूपी होती है, ये हम कह रहे हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे जी। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो जल्दी ले लीजिए। अब हम देखने वाले हैं इसका भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर इसका उपयोग देखेंगे। चलिए जी, बेटर है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हमारा कह रहे हैं कि जल का भौतिक गुण। अब क्या होता है भौतिक गुण, इसका आप जान लीजिए। सबसे पहले जल जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन द्रव होता है। देखिए जल का कोई रंग है? नहीं होता है। गंध है? कोई गंध देता है? तो ऐसा भी नहीं है। स्वाद देता है? नहीं देता है भैया, नॉर्मल है भैया, सब कुछ नॉर्मल है। तो वही लिखा गया है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन द्रव होता है। और ये पारदर्शी होता है, बिल्कुल। अगर आप जाएंगे कहीं, अगर छोटा सा एक तालाब है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे साफ पानी होना, तो आपको नीचे का जो तल है वो आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए पारदर्शी हो गया। फिर से आता है कि जल की प्रकृति उदासीन होता है। बिल्कुल सही बात है, जल जो होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, क्योंकि उसका जो क्या होता है, pH मान 7 होता है, ठीक है ना अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला आता है, जल का परावैद्युतांक बहुत ही क्या होता है? अधिक होता है। मतलब क्यों? 80 तक होता है, याद रखेंगे। जल का जो परावैद्युतांक 80 तक होता है, और नॉर्मल अगर देखा जाए सभी पदार्थों का कम होता है, इसका सबसे अधिक होता है जो है 80। अगला आता है, हाइड्रोजन बंध के कारण जल का क्वथनांक उच्च होता है। याद रखेंगे, हाइड्रोजन बंध के कारण ही जल का जो क्वथनांक होता है वो उच्च होता है। अब हाइड्रोजन बंध कहाँ पे बनता है, हाइड्रोजन बंध कहाँ पे बनता है, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। हाइड्रोजन बंध आप जानते हैं कहाँ पे बनता है? अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर हम एक बर्फ का, जल के बर्फ हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि HOH है, एक ये जल का अणु हो गया, फिर से एक और HOH हो गया, फिर से एक और HOH हो गया। ये 3 ही हम ऐसे ही ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे ये देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक बंध बनता है, फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक बंध बनता है, और इसी बंध को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो बन रहा है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है,
ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए, तो ये बात आप याद रखेंगे। ये बात याद रखेंगे, हाइड्रोजन पे एक आंशिक धनावेश होता है और इस पर 2 माइनस आंशिक ऋणावेश होता है। ऐसे ही इस पर भी आंशिक धनावेश होगा एक, और इस पर 2 माइनस ऋणावेश होगा, इस पर आंशिक धनावेश होगा एक, इस पर 2 माइनस ऋणावेश होगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्यों ये दोनों के बीच बंध बनता है, क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है। तो बिल्कुल सही बात है, विपरीत आवेश होंगे जुड़ेंगे तो वो उसीलिए हाइड्रोजन बंध ये जुड़ते हैं तो बनता है। यही जब जुड़ते हैं हाइड्रोजन बंध के कारण ही क्वथनांक अधिक होता है, और क्वथनांक अधिक होने के कारण ये द्रव है। यदि इनका क्वथनांक, ये हाइड्रोजन बंध आपस में नहीं जुड़ते तो जल जल नहीं रहता, बल्कि जल जो होता वो गैसीय रूप में होता, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4, याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप याद रखेंगे, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। अगला कह रहा है कि जल विद्युत के कुचालक होते हैं। बिल्कुल भैया, जल विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात याद रखेंगे, जल विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। परंतु भैया किस जल में प्रवाहित नहीं होगी, जो शुद्ध जल होगा ना उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अदरवाइज जो दूषित जल है उसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये बात आप याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि जल के बर्फ की गुप्त उष्मा जो होती है वो 80 कैलोरी होती है। बिल्कुल सही बात, अगर जल का एक बर्फ है तो उसकी जो क्या होगी, उसकी जो उष्मा होगी वो 80 कैलोरी होती है। अगला कह रहा है कि जल का आयनिक जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, याद रखेंगे जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो जल का जो आयनिक गुणनफल, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻⁻14 होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻14 होता है, ठीक है ना। और जल का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, जल का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कितना होता है, जल का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये आप याद रखेंगे, जल का आयनिक गुणनफल इतना होता है। जल का जो आयनिक गुणनफल है वो इतना होता है, और जल का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो ये होता है, कितना 1.85 डायोप्टर होता है जल का द्विध्रुव आघूर्ण। तो नीचे आप लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, जल का आयनिक गुण 1 × 10⁻14 होता है -14, और जल का द्विध्रुव आघूर्ण 1.85 डायोप्टर होता है। इतनी बात समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी फास्ट चलेंगे हम। अगला हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है जल का रासायनिक गुण। अब जल का रासायनिक गुण हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जल का अपघटन कराने से, फिर से ऑक्साइडों के प्रवाह से, फिर से ऑक्सीकरण अभिक्रिया से और अपचयन अभिक्रिया से। अब हम एक एक करके हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि जल के अपघटन से, ठीक है ना। तो अगर हम जल का अपघटन कराते हैं, जैसे यहां पे हम ले लेते हैं 2 मात्रा में जल के अणु को हम ले लेते हैं, इसका हम क्या कराते हैं, इसका हम विद्युत अपघटन कराते हैं, ठीक है ना। विद्युत अपघटन कराते हैं। जब जल का हम विद्युत अपघटन कराएंगे तनु अम्ल के साथ, ठीक है ना, याद रखेंगे तनु अम्ल की उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में हम कराएंगे, और उच्च ताप होना चाहिए, उच्च ताप पर हम कराएंगे। तो जब हम उच्च ताप पर कराते हैं, मतलब जब जल का विद्युत अपघटन तनु अम्ल और उच्च ताप पे हम कराते हैं, तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से हमें सबसे पहली बात कि 2 मात्रा में यहाँ पे हमें H2, मतलब H2 जो गैस है उसके 2 अणु हमें मिलते हैं, और ऑक्सीजन हमें कितनी मात्रा में, 2 मात्रा में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, बाहर निकलती है, ठीक है।
तो इस बात से आप याद रखेंगे कि यदि हम जल का अपघटन हम कराएंगे तो वहां से हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी और फिर से ऑक्सीजन के 2 अणु भी हमें यहाँ पे मिलेंगे, ऑक्सीजन गैस भी हमें मिलेंगे। मतलब जल का अगर हम जल अपघटन कराएंगे तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेंगी और फिर से हमें यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिलेंगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर से यहाँ पे अच्छा कुछ लिखना नहीं है, जल का रासायनिक गुण में आपको ये हेडिंग डाल के केवल ये रिएक्शन लिख देंगे, काम कंप्लीट होता है। हाँ, अगर आप नीचे लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या लिख देंगे, जल। इतना लिख देते हैं, काफी है जी। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्साइडों के प्रवाह से, अब हम ऑक्साइडों का यदि हम प्रवाह करेंगे तो क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे SO3 को हम ले लेते हैं और SO3 को H2O से हम क्रिया करा देते हैं। तो जब SO3 को, ठीक है ना, जब जो यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड है, ठीक है ना, 3 मात्रा में ऑक्सीजन हमने लिया है, तो यहाँ पे जब हम इसकी क्रिया SO3 की जब H2O के साथ, जल के साथ हम क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। सबसे पहले 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। S है तो S हम यहाँ पे लिख देंगे। O3 यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, तो O4 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखेंगे H2SO4 बन गया। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया कि जब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं ऑक्साइडों के साथ, ये क्या है, जो सल्फर यहाँ पे ऑक्साइड ही है, SO3 क्या है, एक ऑक्साइड है, तो उसकी क्रिया हम करा देते हैं, उसका हम अपघटन ऑक्साइड जब मतलब जल से हम क्रिया कराते हैं तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। अब हम जान लेते हैं ऑक्साइड मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यदि हम जल का ऑक्सीकरण अभिक्रिया करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया करा देते हैं तो एक हम यहाँ पे धातु की मात्रा हम ले लेते हैं, 2 मात्रा में सोडियम को ले लेते हैं, इसको हम जल से क्रिया करा देते हैं। तो जल को H2O लिखें या 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लिख दें, 1 ऑक्सीजन, तो इस तरीके से लिख लें। तो ये जल का ही एक संरचना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक यहाँ पे ले लिए, एक और हम जल के अणु ले रहे हैं, 2 हमने जल का अणु ले लिया। तो सिंपल से ये क्या होता है, यहाँ से ये जो 2 हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहे हैं ये बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलेंगे तो अब क्या बचेगा, 2 सोडियम है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मात्रा में सोडियम है तो 2Na लिख दिया, और यहाँ पे OH 2 OH है तो यहाँ पे OH हमने लिख देंगे, तो 2NaOH मिल गया। और 2 हाइड्रोजन है तो इसको हम H2 करके यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की जो सोडियम है, सोडियम का जो आवेश था वो 0 था, बट यहाँ पे हम देखें ना तो सोडियम का आवेश क्या हो गया, 1 हो गया है, प्लस में क्या हो गया है, 1 हो गया है। तो अगर प्लस में 1 हुआ तो इसका मतलब 0 से 1 हुआ है प्लस में, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हम कराते हैं जल के साथ, अगर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप ये रिएक्शन लिख देंगे, काम कंप्लीट होता है। अगला आता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में हम सिंपल सा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है जी। देखिए अपचयन अभिक्रिया में हम 2F2 को ले लेते हैं, ठीक है ना। फ्लोरीन जो है इसको हम 2 मात्रा में मतलब हम ले लेते हैं। अब फ्लोरीन को हम क्या करते हैं, 2H2 मतलब जल से हम क्रिया करा देते हैं। तो जैसे हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4H हमने लिख दिया, 4 हाइड्रोजन। फिर से यहाँ पे देखेंगे 2 दूना 4 फ्लोरीन है, तो हम यहाँ पे F लिख देंगे। तो देखिए 4 मात्रा में H, F हो गया, 4 हाइड्रोजन है, 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन 4 F हो गया, और 2 ऑक्सीजन है तो ये 2 ऑक्सीजन साइड में यहाँ पे निकल जाएंगे। तो इतनी बात बेसिक आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन पर 0 आवेश था, बट यहाँ पे अगर फ्लोरीन पे देखें तो -1 है, तो -1, 0 से -1 हुआ है, इसका मतलब अपचयन की अभिक्रिया यहाँ पे हुई है।
तो ये है इसका रासायनिक गुण, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। याद रखेंगे जब भी हम जल का हम क्रिया कराते हैं तो याद रखेंगे जब भी जल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो वो किसी हम धातु से ही कराएंगे, ठीक है ना। धातु से ही जो धातु कोई भी धातु से क्रिया कराते हैं तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। देखिए यहाँ पे सोडियम धातु है और जब भी हम क्या कराते हैं, जब भी यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है तो वो किसके साथ, अधातु है तभी हो रही है, ठीक है। तो ये अधातु है तभी जाकर यहाँ पे अपचयन की क्रिया हुई है, इस बात को आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। अंतिम हमारा आते हैं, देख लेते हैं जो है हमारा उपयोग। तो जल का उपयोग क्या होता है, सिंपल सा है, क्या है, जल को पीने के लिए, फिर से भोजन बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए, पेड़ पौधों के लिए, कृषि के लिए, आग बुझाने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे हम कह सकते हैं इस तरीके से है। तो ये सभी उपयोग है और भी इत्यादि आप लिख सकते हैं। अदरवाइज यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत लगता है और समझ में आया है तब जाकर आपको मैं कह रहा हूँ। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रयास करूँगा आगे और बेहतर तरीके से आपको समझाने का, ठीक है ना। अदरवाइज कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, जैसे मान लेते हैं जल आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कोई भी टॉपिक हो सकता है कि हाइड्रोजन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे लिखिए हाइड्रोजन ब्रदर सर, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे और वहाँ से बेहतरीन तरीके से आप हमसे सीख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।